बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं। और आज शो स्टार्ट करने से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि जब कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आया जाता है, ऑब्वियसली ये शो आप ही के लिए होता है, आप ही के मसाइल उजागर किए जाते हैं, वही बातें हम यहाँ बैठ के करते हैं, उन्हीं मेहमानों को बुलाते हैं जिनसे आप मिलना चाह रहे होते हैं। तो जब आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी भी होती है शो प्लान करते हुए। तो आज के शो में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। शहर क्या हम खबरें तो हम डिस्कस करेंगे ही, जिनमें आपके मसाइल भी होंगे, साथ ही साथ हम कोशिश ये करेंगे कि इन मसाइल को जो है हम हाईलाइट कर सकें। आज के शो में कुछ स्पेशल ये होने वाला है कि अक्सर खुदा न खास्ता घरों में छोटे छोटे हादसा होते रहते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एड। असल में वो क्या है, उसकी अहमियत क्या है, फर्स्ट एड क्या है, किस तरह से प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। ये मामूली सी बातें हैं कि अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं तो जल जाना हाथ का, या फिर कोई गर्म चीज़ लग जाना, हाथ का कट जाना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पे हम परेशान हो जाते हैं। और वो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है, जो हम इब्तदाई तिबी इमदाद करते हैं, अगर वो ठीक तरह से ना हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मसला हो जाता है। रोड एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए। अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो अनयूजुअल है कि आग लग जाना, हीटर लगाए हुए थे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे वाक़यात हुए भी, तो फर्स्ट रिएक्शन होना क्या चाहिए, ये हम प्रोग्राम में आगे चल कर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स की अहमियत क्या है, घर में आपको फर्स्ट एड बॉक्स किस तरह से प्रॉपर तरीके से बना कर रखना है, आज के प्रोग्राम में हमने आपको आगे चल के ये भी बताना है। साथ ही साथ वो जो मैंने बात की थी ना कि एक्साइटमेंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आज से हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है। आज का सवाल आपके लिए होगा, एक सवाल, और आपने प्रोग्राम के एंड तक उसका जवाब देना है। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आपने इस सवाल का जवाब देना है। और वो लोग जो कि 4 लोग जो कि सबसे पहले इसका आंसर देंगे, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी होगा जो कि प्रोग्राम के एंड पर हम अनाउंस भी करेंगे। तो सवाल अगर आप कहें तो हम आप तक पहुंचा देते हैं। जी, आज का सवाल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इस सवाल का आपने जवाब देना है। और वो 4 लोग जो कि सबसे पहले इसका जवाब देंगे, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर देते हैं। ऑप्शन ए है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूईटी, ऑप्शन सी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी है हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आपने हमारे साथ शेयर करना है। जीतने वाले के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा जो कि हम प्रोग्राम के एंड पर चल के अनाउंस करेंगे। नंबर आपके पास है, आपकी स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और एंड पे इंशाल्लाह प्रोग्राम के हम जीतने वालों का नाम जो है वो अनाउंस करेंगे और गिफ्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जी, तो फारहान यामीन इस वक्त बाहर मौजूद हैं, तो शहर का मौसम कैसा है हम फारहान से जान लेते हैं। जी फारहान, बताइएगा, सुबह तो बहुत धुंध थी, इस वक्त बाहर मौसम की सिचुएशन क्या है? देखिए, इस वक्त ना सूरज निकलना शुरू हो गया, तो धुंध जो ख़ासतौर पर लाहौर शहर के अंदर छाई हुई थी छटना शुरू हो गई है और हद निगाह शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर में 2 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से जो हवा है वो चल रही है, जबकि बारिश का इम्कान आज भी नहीं है। जी ठीक है जी, हमारे साथ फारहान मौजूद थे और आप देख सकते हैं मोटरवे को चूँकि ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी भी यही सिचुएशन थी। हालात हमारे साथ शेयर किए हैं फारहान ने, और मुख्तलिफ इलाकों में शहर के अभी भी धुंध है, तो एहतियात के साथ आप ड्राइविंग कीजिए। रोज़ाना आपको हम ये मैसेज भी देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत ही महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, रावी किनारे नया शहर मंजूरी नज़र कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्पेशल शराइत पेशकश देने के लिए कागजात के हुसूल के लिए 30 लाख रुपए नाकाबिले वापसी जमा करवाना होंगे।
100 यूनिट वाले सारिफीन को बिजली का फी यूनिट जो है वो 13.75 रुपए में पड़ेगा और 5वीं जमात तक बच्चों को फेल करने पर पाबंदी। इसके बाद खबर हमारे पास है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पुरानी मशीनरी स्क्रैप करार दे दी गई। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का शुक्र। दुर्रे नायाब, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, जो कि दुर्रे नायाब ही की खबर है। रावी किनारे नया शहर है और इससे मंजूर नजर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्पेशल शराइत जो हैं वो रखी गई हैं। दुर्रे नायाब, इस खबर की डिटेल्स बताइएगा। देखिए ना, जब आपने किसी को नवाजना होता है तो आप जो शराइत होती है वो इतनी सख्त कर देते हैं कि उस पर हर कोई पूरा नहीं उतरता, नंबर एक। उसके बाद आप जानबूझ के इस तरह की शराइत को बार बार पेश करते हैं कि वो रिग्रेट हो जाता है और आपको दोबारा उसकी पेशकशें तलब करनी पड़ती है। इसमें दोनों काम हुए हैं। पहले जब टेंडर जारी किया गया कि जी आएँ और डेवलपर पार्टनर्स आएँ, मार्केटिंग पार्टनर्स आएँ, बड़े बड़े डेवलपर्स हो, नामवर हो, तो उस वक्त भी कोई बंदा नहीं आया क्योंकि वो इतनी बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी शराइत जिस पे कोई बंदा आता। अब जो दोबारा टेंडर उन्होंने लगाया, जिसमें 21 जनवरी को लगाया गया टेंडर, उसमें भी अब तक कोई बंदा जो है वो जिसने अभी तक कागजात जमा कराए हैं बिल्कुल नहीं कराए और अब थोड़े ही दिन रह गए। 1 महीने का टाइम था, 1 महीने का टाइम बाट होने लगा है, गुजरने लगा है। जब इस तरह की मुश्किलात पैदा हो जाती हैं तो उसके बाद ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि कोई ख़ास बंदा है, कोई ख़ास डेवलपर है जिसको लाने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पे देखें कि कागज़ हसूल करने के लिए जो कि मुफ्त कागज़ मिलते हैं, किसी भी टेंडर के लिए आप जाएं आपको कागज़ इजीली मिल जाते हैं और या होती है फीस तो बहुत मिनिमल फीस होती है, 5,000 10 लाख रुपए और वो भी नाकाबिले ज़मानत। सबसे पहले डेवलपर अपने 30 लाख डुबोएगा, फिर आगे चले 10। अच्छा, ये क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और उसके बाद 10 अरब रुपए का आपका डेवलपमेंट का जो तजर्बा हो, वो तो सिर्फ मुल्क के एक ही बड़े डेवलपर का, जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उनके पास तजर्बा है। अच्छा जी, आगे चले, उसके बाद 70 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से आपको ज़र ज़मानत इन डिपॉजिट एडवांस जमा कराना होगा। जो आपको मिले ना मिले, काम एंड हो, मनसूबा 12 साल बाद एंड हो, 50 साल बाद एंड हो, तो तब आपको रिकवरी में वापस होंगे। खैर, ये भी एक बहुत ही अजीब और नाकाबिले अमल शराइत है, इस पर अमल नहीं हो सकता। उसके बाद आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके तजुर्बाती सबूत मांगे गए हैं। फिर कहा गया जी या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, लेकिन वो जो 10 अरब रुपए की शर्त रख दी गई है ना, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 1 या 2 बंदे उस पर पूरा उतरते हैं और वो दोनों बड़े नामवर लोग हैं। तो खैर, बात यहाँ पे आ जाती है कि लोगों का जो है इस पर इंटरेस्ट लूज होता है और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है जी कि बहुत सस्ती और अच्छी रिहाइश गाहें बने, प्रोजेक्ट्स बने, उसमें डेवलपर्स आएँ, बिजनेस फ्रेंडली हो, कारोबार करें। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जब इसकी प्री मीटिंग हो रही थी, उसमें लोगों के प्रपोजल्स मांगने से पहले उनको आमादा किया जा रहा था, जी आप आए प्रपोजल जमा कराएं, तो वहाँ पे एक डेवलपर ने मेरे मुकम्मल ज़राए के मुताबिक उसने कहा जी कि आप कोई ज़कात पे तो ऐसा प्रोजेक्ट करा सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस फ्रेंडली प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप इसको बिजनेस फ्रेंडली प्रोजेक्ट करें। अब हुआ ये है कि थोड़े दिन रह गए, उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ये उसमें 10 दिन की तोसी देंगे, तब भी कोई नहीं आएगा। फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत पाकिस्तान के आगे कहेंगे जी कि ये देखें जी कोई आ तो रहा नहीं, तो क्यों ना हम अब किसी और बंदे को ले आए जिसको ये लाना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा दुर्रे नायाब, ये प्रोजेक्ट जो है इसका असल मकसद जो जिस मकसद के तहत ये बनाया गया था, मुझे अब वो खत्म होता बल्कि हो ही चुका है वो नजर आ रहा है। लोगों के मसाइल इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो हम इसको कैसे कोई अवामी मंसूबा कह सकते हैं, कैसे कोई शाहकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कह सकते हैं जब इतने मसाइल इसके साथ जुड़े हैं? देखिए, अगर अवामी मनसूबा पे तो तब कहें ना कि जब आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप किसी बिजनेसमैन को, किसी डेवलपर को फैसिलिटेट करें ताकि वो आवाम को आगे फैसिलिटेट करे। अब वो 70 लाख रुपए अगर 1 एकड़ में जमा कराएगा, फिर उस पर करोड़ों रुपए, उसी एकड़ को हम 1 एकड़ ले लेते हैं, उसी एकड़ को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए वहां पे लगाएगा, तो किस तरह से आप या मेरे या किसी लेमैन के लिए पॉसिबल है कि वो वहाँ पे प्लॉट ले सके, वो वहाँ पे कोई कमर्शियल दुकान ले सके, वहाँ पे कोई कमर्शियल काम शुरू कर सके, कोई रिक्रिएशनल यूनिट लगा सके? पॉसिबल नहीं है। तो आपको बिजनेस प्लान वो बनाना होता है जिसके अंदर आप ईज ऑफ बिजनेस की शर्तें रखें ताकि आम बंदे को जब वो डिलीवर हो रहा हो तो उन्हीं शराइत पे हो रहा हो। ये कतई नहीं, ये तो बहुत चंद लोग हैं, मैं कहता हूँ बड़े बड़े डेवलपर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इन शराइत पे काम नहीं कर सकते, इन पे तो सिर्फ 1-2 लोग ही कर सकते हैं और शायद उन्हीं के लिए राह हमवार की जा रही है। आप ऐसा फार्मूला लाएं जिसपे हर बंदा, हर डेवलपर जो है जिसने लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में कहीं जाके कोई काम किया है, वो आ सके।
अब वन मैन शो है। एक हमारे इस प्रोजेक्ट के बेचारे चेयरमैन हैं रिवर रावी अथॉरिटी के, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कोई अपने पुराने वाकिफकार हैं, तो वो ही फैसला करते हैं, वो ही डिज़ाइन करते हैं। ना उनको लाहौर की कोई हैयत के बारे में इल्म है, ना उनको लाहौर के डायनामिक्स पता है, ना लाहौरियों के मसाइल पता है, ना लाहौरियों के जेब खर्चों के हालात पता है कि वो किस तरह के पैसे कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये एक बात। फिर दूसरी जो हाई राइज की बात होती है बहुत ज़्यादा जी, कि वर्टिकल ग्रोथ करे। आपने कराची के अलावा कहीं पे हाई राइज में लोगों को रहते देखा है? बिल्कुल नहीं। आप डायनामिक्स तो देखें ना, कि पाकिस्तान में इलाकों के डायनामिक्स क्या है, पाकिस्तान में इलाकों के जो रिहायशी हैं उनके शहरियों का सोच क्या है, वो किस तरह की जगह पसंद करते हैं। वो इंडिपेंडेंट 5 मरले 3 मरले के हाउस में तो रह सकते हैं, लेकिन वो अपार्टमेंट जो है, चाहे वो 10 मरले का अपार्टमेंट हो, लेकिन वो हो 8 स्टोरी 12 स्टोरी, उस पर जाना पसंद नहीं करते। ये लाहौरियों की सोच है। जितना हम यहाँ रहे और हमने यहाँ पे लोगों को देखा, तो आपने वो हकीकतें नहीं देखी। आपने कहा जी हम स्काई स्केपर्स खड़े कर रहे हैं, दरियाए रावी के किनारे हम ऐसे बड़े बड़े जो है ना इमारतें बना देंगे कि कमाल हो जाएगा, जो कि हवा में ही होती है। और हवा में 1997 से होती आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे पहले उनको ब्रीफिंग दी गई थी। तो उसके बाद से ये काम वहीं पे चल रहा है, और आज भी हम ख्यालों पे कर रहे हैं। लेकिन मौका परस्त लोग, फ़ायदा उठाने वाले, कि जी हम ऐसी शराइत रख के हम जगह घेर लें और बाद में हम डेवलपमेंट करके उसको वो पूरी ना हो सके तो हम उसको अपना हिस्सा बना लें कि जी हमने डेवलपमेंट की है, अब तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। और जो केसेस आपके सामने ये रिवर रावी में हो रहे हैं, कि पहले एक सोसाइटी को निकालने के लिए उन्होंने तमाम ज़ाब्ते उड़ा दिए, रिवर रावी जोन से निकाल दिया, सेक्शन 4 उड़ा दिया, सोसाइटियां बीच में पास हुई जा रही हैं, बीच में रिवर रावी चला जा रहा है। भाई कोई हकीकी तौर पे देखे, आपको कोई प्रोजेक्ट समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ से बाहर है। जिसका आप जो बस चल रहा है वो कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं ना, कोई उस पर प्रॉपर प्लानिंग नजर आ रही है। और फिर वो जो हर दौर में होता है नवाजने वाली बात, आपके मेरिट के राग अलापने के बावजूद भी ये सब चल रहा है। पिछले दौर में PMLN की गवर्नमेंट में लोग जो है ना वो बाकायदा सोचते थे कि कहीं हमें कोई तहकीकाती इदारा ना बुला ले, कहीं हम कहीं जवाबदेह ना हो जाए, कहीं हम पे कोई केस ना खुल जाए, कहीं हम कोई ऐसा फार्मूला ना पेश कर दे, हम कोई ऐसा इकदाम ना कर दे कि हम पे क्वेश्चन रेज हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस दौर में कोई नहीं सोचता, जिसका जो दिल कर रहा है वो चला रहा है, उनको जो शर्त आ रही है वो बना रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि इसका अखलाकी जवाब क्या है, इस पे आपके कौमी खजाने को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आम शहरियों का अवामी प्रोजेक्ट है तो उस पर क्या फ़ायदा आप दे रहे हैं। और एक बंदा इतनी भारी रकूम खर्च करेगा तो वो किस तरह लेमैन को फ़ायदा देगा, कोई नहीं सोच रहा। बस धराधर कर रहे हैं। कोई सोसाइटी बीच में ज़मीन निकलवाई जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से शराइत बनवाई जा रहा है, कोई टेंडर लेने के लिए देख रहा है। आप अच्छा, आप दुरेन यहाँ बाहर जाते हैं और इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें डिटेल में बता भी रहे हैं, अवामी रिएक्शन क्या है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? देखें, वहाँ पे 3 किस्म के रिएक्शन है। एक तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका तो वो तो बिल्कुल वो तो मरने को तैयार है वो तो, और जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जो वहाँ पे ज़रई अराजी को इस्तेमाल कर रहे हैं काश्तकारी के लिए, छोटी छोटी सनतें लगाई हुई हैं, वो तो अब आपने देखा है कि वो ट्रैक्टर रैलियों पे जो भारत की तर्ज पे एहतजाज एक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो तराने भी बना रहे हैं, अपनी पूरी मुहिम एक शुरू करने लगे हैं। और किसान जो है ना, किसान बड़ा मेहनती है, बिल्कुल वो इस तरह थकने वाला नहीं होता। यानी कि वो अब ये कहते हैं कि जी हम थकने वाले नहीं हैं, हम तो सारी उम्र खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में सुबह फजर सवेरे निकलते हैं और शाम गए वापस आते हैं। तो ठीक है, अगर लड़ने मरने की बात हुई तो हम इस तरह करेंगे। एक तरफ आप 2.5 लाख रुपए एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डेवलपर से 70 लाख रुपए फी एकड़ उसका ज़र जमानत डिपॉजिट में नहीं मांग रहे हैं। तो कोई तवाज़ुन है, कोई जस्टिफिकेशन इस बात की समझ आती है आपको? तो मैं ये बात सिर्फ कर रहा था कि अगर आपने 70 लाख रुपए ज़र जमानत ही जमा करनी है तो उसमें से कम एक बहुत बड़ा पोर्शन उस जमींदार को दे दें, उस लैंड ऑनर को दे दें, जो खुश भी हो जाए, जो निकल भी जाए। आप पता नहीं कौन से 2.5 लाख रुपए एकड़ लेके आगे 70 लाख रुपए एकड़ आगे से लेके खुद पता नहीं कौन सा ये कारोबारी फार्मूला है। तो ये गैर मुतवाज़न फार्मूला है और ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। और कोई इकोनॉमिस्ट भी आ जाए कभी, मैं तो कहता हूँ कि आप किसी बड़े माहिर माशियात को किसी दिन मदऊ करें यहाँ पे और उनसे पूछें कि ये वेरिएशंस, ये रकूम जो हैं, ये उनके फायदे जो हैं, ये मुआशरी जुबान में किसको फायदे जा रहे हैं, वो भी जरा आपको बताएं। किसको फायदे जा रहे हैं? वाज़ेह है 2093 एकड़ 2093 एकड़ को अगर आप 70 लाख से डिवाइड करके देख लें तो मेरा ख्याल है कि बगैर कैलकुलेटर मैं नहीं कर सकता। तो ये वो फिगर्स है जो आपको ना होशरुबा आपके होश उड़ जाएंगे, आप कहेंगे इतना पैसा आ रहा है। और उसके इव्ज आप 2093 एकड़ पे आप 2.5 लाख रुपए लगा के देखें तो आप कहेंगे यार इनको क्या मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है। और ये बेचारे जो खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी छोटी सनतें लगाते हैं, एक सनत में 100 मजदूर हैं, ये कहाँ जाएंगे?
एक 2.5 लाख रुपए की एकड़ मैं क्यों जमीन दूंगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी साफ और वाज़े नजर आ रहा है कि किस तरह से किसान का इस्तेसाल किया जा रहा है। तो फिर ये मंसूबे जो बड़े अवामी मंसूबे कहा जाता है, अवाम के लिए नहीं है, किसके लिए है वो स्पेशल नजर बड़ी अवाम, बड़ी अवाम के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो कहते हैं अवामी है लेकिन बड़ी अवाम के लिए। सही कहा आपने। नाज़रीन, हमने ब्रेक पे जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है जी, गजब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया। अब ये वादा कौन सा था और क्या गजब हुआ एतबार करके, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन, इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कभी किसी मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, कभी किसी मद में, लेकिन अब जब इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा बिजली का, ऑब्वियसली गर्मियां आगे आ रही हैं, आपके पास प्लानिंग उस तरह से कोई नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे दुरेना आप, ये क्या बिजली इसी तरह से मतवातर महंगी होती जाएगी, बिल ज़्यादा आते जाएंगे? आप देखें, इस्तेमाल तो अभी भी बहुत ज़्यादा है और इस्तेमाल होता है डेफिनेटली। और 100 यूनिट वाला तो मेरा ख्याल है बेचारा वो है शायद जो एक पंखा इस्तेमाल करता होगा और घर में उसके शायद कभी कभार कोई एक सूट इस्त्री कर लेता होगा, एक फ्रिज छोटा सा चल गया होगा, तो वो भी 100 से ऊपर क्रॉस कर जाता है, 200 यूनिट के करीब वो भी पहुंच जाता है। तो अब गरीब और छोटे सार्फिन को मारना है तो वो तो आगे मरे हुए हैं। दिहाड़ी किसी की रह नहीं गई, नौकरी किसी की रह नहीं गई और मुलाजमत जो है वो स्टेक्स पे लगी हुई है। कारोबार मुल्क में ऑलरेडी है नहीं, लेकिन हम किसी के आगे माइक करके उससे हालात पूछे तो सरकार नाराज हो जाती है। वो कहती है जी कि गरीबों के आगे देखें जी, वो बाइक लेके चले जाते हैं और गरीबों से पूछते हैं कि बताएं तब्दीली क्या है। ये तो पूछ ले भाई, आप पूछ लें तब्दीली क्या है। ठीक है, हम मतलब एक महीने में आप कोई 50 दफा के करीब कीमतों में बिजली की इजाफा करते, फिर आप कहें कि लोग बिल बिल आए। आप कहीं ठहरते नहीं, विफाक कहीं खड़ा है, आपका सूबा कहीं खड़ा है, किसी की पॉलिसी कोई चल रही है, ब्यूरोक्रेसी अपनी एक डगर पे चल रही है। और अगर इनसे पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं जी कि जनाब ये तो देखें सब हमारे एंटी चल पड़े हैं। भाई एंटी क्या चलना है, आप अपने फैसले देख लें। अब सारे जो है 100 यूनिट्स जो है वो 13.75 रुपए में देगा, 166 रुपए उसके अलावा देगा, वो समझ नहीं आ रही किस चीज़ के देगा। आगे चलें जी, 200 जो यूनिट है उसके लिए वो 15 रुपए 20 पैसे देगा। आगे चलें जी, 200 यूनिट बहुत आराम से हो जाएंगे, जो 300 यूनिट पे जाएगा वो तो 15.62 यूनिट चला जाएगा। गर्मियों में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो 300 यूनिट क्रॉस नहीं, बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, इम्पॉसिबल है कि कोई जितनी मर्जी आप बचत करके यूज कर ली। और जो रात को 8 घंटे भी एसी चलाएगा वो भी 300-400-500 यूनिट पे खड़ा हो जाएगा जाके, ठीक है जी। आपने तमाम इदारों को बजाय कि आप राह रास्त पे लाते, आपने उनको कमाई का जरिया बना लिया है। आपने सरकार के इदारों को कमर्शियल एंटिटी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुनाफा उससे निकालना है, सब्सिडी हमें कोई नहीं देनी, टैक्स हमसे लेने हैं, पैसे अगर आप हमसे ले रहे हैं तो जा कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर हुकूमत का तमाम खसारा और हुकूमत के साथ जितनी भी माजी में वो कहते हैं लूट मार हुई है, अगर वो मैंने टैक्सों में देना है तो फिर तब्दीली किस चीज? मुझे ये बता दे, बार बार पिछली लूट मार का जिक्र किया जाता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर हमने ही वो तमाम पैसे अपने टैक्सों में, महंगाई में, बिजली के बिलों में, दूध सब्जी फलों में, गोश्त में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको मोटरसाइकिलों गाड़ियों की कीमत में, साइकिलों की कीमत में अगर हमने देने हैं तो आप फिर बता दें तब्दीली किस चीज की है। ये हम सवाल करते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा चुभता है, लेकिन सवाल तो सवाल है। और अब हम तो नहीं, अब तो ये लोग हमें करते हैं कि जी अब मीडिया पूछे जी इनसे जाके कि ये तब्दीली कहाँ पे है, और जब हम पूछते हैं तो हमें कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ी हमारी सुखी हो रही है, तो बुरा मानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सवाल पूछना छोड़ देंगे, हम लोगों की दाद रसी, उनकी जो अंदर की बात होती है ना, जैसे कथारसिस कहते हैं, अगर वो हम निकलवाना छोड़ देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत आप यकीन माने, अब तो जो जितने भी हमारे आउटडोर शोज होते हैं, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप माइक आगे करें और लोगों का सबसे बड़ा मसला आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई है कि सम टाइम हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि जी हमारा ये टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इस टॉपिक पे रिपोर्ट बना रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि जी आप माइक करें बाकी हम पे छोड़ दें। जब माइक आगे करते हैं तो वो आपके एक सवाल की जगह 10-12 सवाल के जवाब दे चुके होते हैं। हुकूमत की वो बात करते हैं, ना अहलियों की वो बात करते हैं, जितने फैसले गलत फैसले की बात करते हैं, अपनी रोजी रोटी का वो रोना रोते हैं। और ये जो हुकूमत ने अपना एक वो वतीरा बना लिया था ना कि पिछली गवर्नमेंट पे सारा कुछ डालें, लोग फिर कंपैरिजन करके पिछली गवर्नमेंट से ये चीजों को बता रहे हैं। हमेशा होता है हालात जितने भी बुरे हो, खजाने पे जितना भी बोझ पड़ा हो, जितनी भी ज्यादा चीजें आपके मौशी इशारे जो है वो आपको मनफी या मुस्बत की तरफ लेके जा रहे हो, कंपैरिजन हमेशा होता है। मौशी इशारे तो आप किसी भी हुकूमती रुकन से बात कर ले, जबरदस्त मौशी इशारे हैं, वो उनकी अपनी किताबों में है ना। लेकिन अगर आप मौशी इशारे हम बतौर मीडिया या बतौर सहाफी हम क्या देखते हैं, हम तो लोगों के हालात को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, कि आम बंदा जो दिन में 200 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है उसका हालात क्या होगा, क्या वो करता है।
हम फिर दुकानदारों से पूछते हैं कि अच्छा लोग जो सौदा सल्फ लेने आ रहे हैं उनकी रेशो क्या रह गई है। पहले वो 5 किलो लेते थे आटा चीनी दाल लेते थे, अब वो आधा किलो पे आ गए हैं। यहाँ से चीज़ों का आइडिया होता है। फिर महंगाई पे जाते हैं तो सब्जी वाले फलों वाले रात तक बैठे होते हैं। वो कहते हैं जी एक टाइम था जब हमारे ठेले खाली हो जाते थे, शाम को हम भी घर चले जाते थे। अब तो दो तीन लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे चुकी है ना, तो लोग क्या खरीदारी करेंगे। तो ये इशारे है ना। अब आपके और मेरे कहने से तो इशारे बदलेंगे नहीं, या सरकार के कहने से तो इशारियों के जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं हो सकते। तो जवाब इतना जबरदस्त होता है कि गरीब आवाम को ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं, आगे चल के इसका फायदा होगा, लेकिन गरीब आवाम को ही जब इसका फायदा नहीं होगा, आवाम ने रोते फायद शारी की तरगीब सिर्फ हमारे लिए है, ना बुजरा के लिए, ना सरकारी मुलाजमीन के लिए, ना इनके कोई जो फ्यूल के गाड़ियों के मुलाजमीन के अखराजात हैं उनमें है, ना कोई प्रोटोकॉल में कमी आ रही है। तो अगर मैंने और आपने करना तो कल से हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में सारे पैदल चल रहे होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए ये है जी, 5वीं जमात तक बच्चों को फेल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। 1 साल में 2 क्लासेस की ममानियत भी होगी। कैसे देखते हैं इस पाबंदी को? मेरा तो ख्याल है कि ये जो रहा सिस्टम है ना वो तकरीबन अब बर्बाद हो रहा है। क्योंकि मैं अभी ये हम सारे डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, हमारे कैमरामैन भी ये कर रहे थे कि काश इतना आसान सिस्टम होता तो हम भी बहुत अच्छी जगह पहुंच के पढ़ लिख चुके होते। तो मैट्रिक करना यकीनन ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 5-10 साल पहले मैट्रिक करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था। जिस तरह से हम अपने टाइम की बात करें, जिस तरह से एक बर्डन होता था और आपको टेंशन होती थी कि मैट्रिक के आपके पेपर हैं और आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं, अब तो स्टूडेंट्स के लिए और अगर ये टाइम उस वक्त होता तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो शरह ख़वानगी है वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी होती और इतने बेचारे अनपढ़ लोग ना फिर रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? क्या आप ये जो आसाइशें दे रहे हैं बच्चों को, जो तालीमी साल और कोरोना के नाम पर जितनी सहूलतें दे रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, जो बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़े हैं, या जो बच्चे बैरून मुल्क में पढ़ रहे हैं, जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन में उनके साथ जाएंगे, जिस तरह ACC है, बहुत सारे ऐसे इम्तिहानात हैं जिसमें आपको इंटरनेशनल कंपटीशन करना पड़ता है। आप OA लेवल्स में जाते हैं, आपको इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। आपको अकाउंटिंग्स के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना है। तो क्या आप कंपीट कर लेंगे? एक क्वेश्चन बता देना, डॉक्टर मुराद राज साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो तो खुद फॉरेन एजुकेटेड हैं, तो उनको ये समझना चाहिए, कोविड है तो थोड़ा सा बस उनको ये समझना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को भी इवेल्युएट करना होता है। ज़रूरी नहीं है फिर तो आप सब कुछ पास करके कह देंगे चलो एक दफ़ा वन टाइम बच्चों का एमएनएसटी दे दी है तो सारे पास है, अगले साल अगर कोरोना चला गया तो हम काम करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाह रहे हैं तो इसकी अनाउंसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही है कि चलें अगर किसी रीज़न की वजह से ये स्टेप भी उठाया जा रहा है, बच्चों को उनके पेरेंट्स को आप इस चीज़ से बिल्कुल ला ताल्लुक़ रखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि बच्चे तो अपना 100% जो है वो तैयारी करें और तैयारी के साथ ही आएँ। बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है कि अगर आपने इंटरनल डिसाइड कर लिया है कि हमने बच्चों को एवरेज मार्क्स से भी पास कर देना है, तो क्या तमाशा और क्या मशहूरी करने की ज़रूरत थी कि आपने बच्चों को ईजी कर दिया, बच्चों के वालिदैन को एक और फिक्र में आपने डाल दिया कि जी अब हमारे बच्चे तो वो वेल और अप टू डेट एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते जो बाकी कर रहे होंगे, तो आप उनको तो कम से कम कंपटीशन की दौड़ में लगे रहने देते ना। होता ये था कि हमारे दौर में भी 1-2 नंबर से ना ग्रेस पीरियड में दे दिया करते थे, लेकिन वो अनाउंस कभी नहीं करते थे। बाज़ वक़्त हमें रिजल्ट कार्ड में भी नहीं पता होता था कि इस बच्चे को 2 नंबर जो है 1 नंबर जो है वो ग्रेस पीरियड ग्रेस आपको मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स पेरेंट्स मीटिंग में जाके पता लगता था कि टीचर बताते थे कि हमने आपके बच्चों को ना बड़ी मुश्किल ही पास किया है और 1-2 मार्क्स से रह रहे थे तो हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, खुदा के लिए इनको मेहनत कराएं। इतनी सीक्रेसी होती थी। और फिर उसके बाद जो वालिदैन बच्चों के साथ पटाई और ठुकाई के साथ करते थे तो फिर बच्चे को समझ आती थी कि मैं तो बड़ा तरले मिनतों के साथ पास हुआ। अब हालात ये कि आप इसको मेडल समझते हैं कि हमने ये रियायत दे दी है कि हमने किसी को फेल ही नहीं करना, हमने ये रियायत दे दी है कि हमने क्लासें जंप करवा देनी है, हमने ये रियायत दे दी है, तो भाई आप स्कूल बंद करें, बच्चों को वैसे सर्टिफिकेट दे दें। तशहीर ऐसे की जा रही है कि तालीमी पॉलिसी का नफाज शुरू कर दिया गया है। भाई ये कौन सी तालीमी पॉलिसी है? आप डाटा ले बच्चों का, उनके घर सर्टिफिकेट जो है ना वो मेहरबानी करके कोरियर करवा। उसके बाद आप असातिज़ा पे बर्डन ये डाल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो असातिज़ा की पकड़ हो जाएगी, असातिज़ा को इधर उधर कर दिया जाएगा। आपके अपनी तालीमी पॉलिसियां जो है वो स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर जा रही हैं? और इन हालात में यकसा निसाब तालीम का नारा तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जागते हुए ख्वाब देख रहा हूँ कि ये बातें भी होती हैं। और ऐसी गवर्नमेंट के मंशूर जिनका काम ही ये था, जिन्होंने मेरिट पे बात की, जिन्होंने यकसा निसाब तालीम में बात की, जिन्होंने बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने की बात की,
जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात की, बच्चों को खेल के मैदानों में उतारने की बात की, मुझे तो लग रहा है कि वो बच्चों को तालीमी काबिलियत के साथ जिस्मानी काबिलियत की भी अंधेरों के मैदानों में उतारने जा रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज ये बना रहे हैं। ये जो नारे बड़े बड़े तालीम के लिए लगाए गए थे कि यकसा निसाबे तालीम होगा और हर घर में तालीम को आसान किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, सरकारी स्कूलों में बच्चे आएंगे, बच्चे प्राइवेट छोड़ के अंग्रेजी निसाब छोड़ के ऐसे निसाब में आएंगे जो हम देंगे। अब आप ना ये चीजें, अब तो मैं नहीं कहना चाहता, मुझे तो हंसी आनी शुरू होती है ऐसी बातों पे कि अब लोग भी हंसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन खुदारा मैं यहाँ पर पेरेंट्स से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो तालीमी पॉलिसियों का ऐलान किया जा रहा है ये कहीं से भी आपके बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। अपने बच्चों की तालीम का खुद ख्याल रखें। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आप खुद अगर गौर से देखेंगे, टाइम देंगे, तभी बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज ये जो तालीमी पॉलिसियां हैं ये तो मेरे ख्याल से बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क करके रख देंगी। तालीम के हवाले से एक और खबर हमारे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। कोरोना के बायस तवील अरसे के बाद पंजाब में इम्तिहानात के इनेकाद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तर्जुमान लाहौर बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहान 12 जून से मुनक्किद होंगे। तो स्टूडेंट्स को ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जम के पढ़ाई करना शुरू कर दें, मैट्रिक की और इंटर की तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे नंबर ले सके। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताती चलूँ, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान के लिए दाखिला फॉर्म्स जमा करवाने के लिए तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। सिंगल फीस के साथ 26 फरवरी, 2 गुना फीस के साथ 5 मार्च, जबकि 3 गुना फीस के साथ 16 मार्च तक दाखिला फॉर्म्स आप जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद जी तिबी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की क्लासेस 22 फरवरी से शुरू होंगी। पंजाब की सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर MBBS और BDS की क्लासेस का आगाज 22 फरवरी से होगा। तो ये खबर हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऑब्वियसली ये डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर दें। और अभी आयशा मुझे बता रही हैं कि जो हमने क्वेश्चन आपसे किया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके आंसर्स भी आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। तो विनर्स का जो नाम है वो हम एंड पे जाके अनाउंस करेंगे। अभी भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर हमारे। तो जो विनर होगा, स्क्रीन पर आपकी नंबर है, एंड पे हम प्रोग्राम के उसका नाम अनाउंस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसे कि हम आपको अपडेट करते हैं कि धुंध की वजह से मोटरवे को बंद रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से, हादसे से बचा जा सके। तो अपडेट अभी आपको ये करते चले, वो लोग जिन्होंने मोटरवे पर सफ़र इख्तियार करना है, अपडेट उनके लिए ये है कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आपने क्या करना है, अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ आपने ड्राइविंग करनी है। स्पेशली लोग जो हैं वो सिटी 42 देखते हैं कि अपडेट किया जाता है ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। फिर इसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ समझते हैं कि आपको अपडेट रखें ताकि आप अपने मामलात, आप अपनी तमाम तर प्लानिंग जो है अच्छी तरह से डिसाइड कर सकें। तो अभी अपडेट ये है कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वो लोग जिन्होंने मोटरवे पर सफ़र करना है वो अब जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ ड्राइविंग जो है वो ज़रूर करिए। सो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, पुरानी मशीनरी स्क्रैप करार दे दी गई है। 1 अरब से 37 नई मशीनें खरीदी जाएंगी। अब इसको क्या कहूँ मैं, देर आयत दुरुस्त आयत। मतलब आपके शहर को बार बार कहा जा रहा है कि नंबर 1 है आलूदा तरीन शहरों में, और अब आकर आप अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं। जी दुरेनाया, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इसको कहें कि जी देर आयत बेइज्जत आयत। हाँ, मैं वही यानी कि जब पूरी दुनिया में हम बेइज्जत हो गए और पूरी दुनिया ने इंडिकेशन दी कि लाहौर जो है वो वर्स्ट एयर पोल्यूशन के हिसाब से सिटी है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल ये बातें चल रही थी, पिछले वीक भी हमारी, तो तब हमें एहसास हुआ कि हमारे पास तो वो मशीनें ही अप टू डेट नहीं है कि हम उससे अपनी एयर क्वालिटी की जांच पड़ताल करें। हमें तो इंटरनेशनल फॉरम्स बता रहे हैं कि लाहौर में कितनी पोल्यूशन हो गई है, लाहौर में कितनी स्मोक हो गई है, और लाहौर की फिजा में कितनी जो है वो गंदगी, आलूदगी मुअल्लक है। मेरे ख्याल से हमारे पास तो जांचने वाले पैमाने भी यहाँ पे सारे खराब पड़े हैं, तो किसी को होश नहीं आ रहा। तो आप कहते कि देर आए दुरुस्त नहीं, बहुत बेइज्जत आए। हम अब बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा के पूरी तमाम लोगों से हम अपने मुल्क के ना सबसे लाहौर शहर को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को हाई रेटेड करार देते हैं। बिल्कुल। और हम मिसालें देते हैं जी, कराची वाले देखे लाहौर में क्या है, इस्लामाबाद वाले देखें लाहौर कितना। ये अब माजी का किस्सा, अब ये माजी के किस्से हो गए। ठीक है जी, अब तो हम कहते हैं कि आप जाके कराची में देखें, आप जाके इस्लामाबाद में देखें, आप जाके मुल्तान में देखें, दीगर शहरों में देखें।
तो अब 1 अरब रुपए, जब ये अच्छी इनकी सस्ती कॉस्ट थी, हमें तब ख्याल नहीं आया, हम बैठे रहे। हमने जब चंद करोड़ों में इन मशीनरी की कॉस्ट थी तो हमने इसको बॉदर ही नहीं किया, हमने नहीं कहा कि जी इसको अपग्रेड होना चाहिए, जरूरत ही नहीं महसूस की। उस वक्त कर लेते बहुत अच्छा था। अब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, डॉलर रेट कहाँ पहुँच गया है, इंटरनेशनल मार्केट का कहाँ से कहाँ पे रेट्स चले गए हैं, तो अब हमें ख्याल आ रहा है कि वो जो करोड़ों वाली मशीनरी है ना वो 1 अरब को पहुंच चुकी है, तो अब ले लेते हैं। क्योंकि हमें पूरी दुनिया में जो है ना अब इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि लाहौर शहर की क्या हालत हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर शहर समेत पाकिस्तान की दीगर शहरों में क्या हालात हो गए हैं, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में मौसमी मुझे हालात ये समझ नहीं आती है कि कोविड की वजह से ऑलरेडी हालात क्या हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। उसके बावजूद हम कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि हमने लोगों को बीमारियों से बचाना है, हमने आबोहवा को साफ सुथरा रखने के लिए इकदाम करने हैं, इस चीज़ पर कोई प्लानिंग ही नहीं। अच्छा, तजर्बाकार लोग भी ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान और लाहौर के जो हालात हो रहे हैं मौसमी हवालों से, फरवरी में धुंध पड़ रही है, ये समझ से बाहर है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन हम रिसर्च तो तब करेंगे ना जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट होंगे, और इक्विपमेंट भी वो होंगे जो अप टू डेट होंगे। हम तो अल्लाह के फजल से दोनों चीज़ों से आ रही हैं। चले जी, अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि मशीनें खरीदी जाएंगी, हम बात कर रहे हैं, ये वेंटिलेटर मशीनों की तरह तो नहीं खरीदी जाएंगी, अल्लाह जो ताला 3 साल तक खरीद रहे हैं। दुआ गो है कि ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच दुर्रे नयाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ, लेकिन आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है, जिसके जवाबात हम तक मौसूल हो रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है। आपका जवाब जो जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया होगा एंड पे प्रोग्राम के हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हादसात की सूरत में घर में जो छोटे छोटे वाक़यात हो जाते हैं, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं तो हाथ का कट जाना, कोई गर्म चीज़ लग जाना, फिर इसके साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर घर में आतिशज़दगी हो जाए, किसी को करंट लग जाए, तो आपने किस तरह से फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चा रो रहा है और एकदम से उसका सांस चला जाता है तो आपने क्या करना है। ये फर्स्ट रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम आज आपको फर्स्ट एड की ये तरबियत जो है अपने सेट पे दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। 11:05 पर हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आज मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम आप तक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं। अब होता ये है कि खुदा न खास्ता घर में कोई छोटे छोटे हादसात हो जाएं, आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, या आप किसी को एक्सीडेंट की सूरत में देख लें, आप परेशान होकर रह जाते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सीढ़ियों से स्लिप हो गए हैं, कुछ आपके घर में, आप किचन में हैं, हाथ कट गया है, जल गया है, कुछ गर्म लग गया है, अगर आप कपड़े आयरन कर रहे हैं, करंट लग गया है, तो इस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है उसकी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि फर्स्ट एड किट होती क्या है, आपने उसको घर में बना के रखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में कोई सीढ़ियों से गिर गया, बच्चा अगर रो रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, कहीं गिर गया है, सांस एकदम बच्चे का गायब हो जाना, और खुदा ना खास्ता अभी हम शो से पहले ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रेस्क्यू इस तरह के पेशेंट्स लेके जाते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है और घर वालों को पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर घर में आग लग गई है, हीटर आजकल क्योंकि सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए। अगर सांस चला जाता है, सांस बहाल करने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। सर के बल अगर कोई गिर गया है या बाजू की हड्डी टूट गई है तो किस तरह से ये तमाम मामलात आप संभाल सकते हैं। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अहमद साहब, उनके साथ साथ ताहिरा अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? आई एम फाइन जी, थैंक यू सो मच। ताहिरा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा फर्स्ट एड ट्रेनिंग है क्या और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, किसी भी इमरजेंसी में जो शख्स पास होता है उसकी अहमियत उस डॉक्टर, उस फायर फाइटर, उस रेस्क्यूर से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास डॉक्टर को या रेस्क्यूर्स को पहुंचने में
4, 5, 6, 7 मिनट लग सकते हैं। तो जो शख्स पास है, अगर वो चंद चीजें 1, 2, 3, 4 कुछ चीजें कर ले, एक्सीडेंट तो हो गया है, इंसिडेंट भी हो गया है, स्लिप हो गया है, कोई गिर गया है, व्हाट हैपन, तो अगर वो 2-3 चीजें टाइमली कर ले तो उसका फायदा ये होता है कि वो इंजरी, वो डिजास्टर जो हुआ है वो बढ़ेगा नहीं, सही। वो उसी पोजीशन पे रहेगा, बल्कि वो उसको बेहतर मैनेज कर लेगा। तो किसी भी इंसिडेंट में हमें 2-3 बातें याद रखनी है। लाइक आप एक फार्मूला याद कर लें, डॉक्टर कैप, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डेंजर। आपने जब भी अपने किसी भाई की, बहन की, फादर की हेल्प करनी है तो ये जानना जरूरी है कि वहां पे कोई डेंजर तो नहीं है। लाइक अगर घर में कोई आदमी गिरा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असेस कि उसके करीब कोई इलेक्ट्रिक्यूशन तो नहीं है, सही, उसके करीब कोई स्नेक बाइट तो नहीं हुई, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके लिए खतरे का बायस बने। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि घर के अंदर आमतौर पे जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने असेस करना है कहीं वो पानी से स्लिप तो नहीं हुआ, वो सीढ़ियों से तो नहीं गिरा। हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि बारिश की सूरत में करंट लग गया और जो उसको बंदा पकड़ है, जो महफूज कर रहा है, वो भी उसकी लपेट में आ जाता ये है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने डेंजर को असेस करना है। रिस्पॉन्स करने से पहले अगर आप डेंजर को असेस नहीं करेंगे तो दूसरे विक्टिम आप होंगे, सही, फिर आप ना उसकी मदद कर सकेंगे ना वो आपकी मदद ले बिल्कुल ऐसे ही सकेगा। है। तो आपने उस डेंजर को कैलकुलेट करना है। जब आप उस डेंजर को कैलकुलेट कर लें तो ये जानना जरूरी है कि मैं इस पर रिस्पॉन्स कर भी सकता हूं या नहीं। लाइक अगर वहां पे इलेक्ट्रिक्यूशन है तो मैं कहूं कि मैं बगैर किसी तैयारी के वहां पे रिस्पॉन्स करूं और मैं ये कोशिश करूं कि मैं बगैर कोई सेफ्टी मेजर लिए रिस्पॉन्स करूं तो आप खुद विक्टिम बन जाएंगे। तो आपने उस डेंजर के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है। सही, तो डेंजर के अकॉर्डिंगली आपने अपनी तैयारी करनी है। हम यहीं से गुफ्तगू और हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने किस तरह से तैयार होना है अगर आप किसी को रेस्क्यू करना चाह रहे हैं, महफूज रखना चाह रहे हैं घर में किसी भी किस्म के हादसे से। अब हम आ जाते हैं इस तरफ के जो घर में छोटे छोटे वाकयात होते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि सीढ़ियों से किसी का गिर जाना, बच्चा अगर क्रॉलिंग कर रहा है, बच्चे का स्लिप हो जाना, करंट लग जाना, किचन में आप काम कर रहे हैं, हाथ का कट जाना, जल जाना, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर देखते हैं कि घरों में ये वाकयात होते ही रहते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट एड किट आपने किस तरह से घर में बना के रखनी है, फिर फर्स्ट रिस्पॉन्ड आपका क्या होना चाहिए, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन फर्स्ट एड किट क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी फर्स्ट एड किट तैयार करनी है, फारूक साहब बताइएगा। देखिए, अगर आप घर में सिर्फ कंट्रोल ब्लीडिंग का सामान रख लें तो आप समझें कि आपने अपने घर वालों की बहुत बड़ी मदद कर दी है। ठीक है, आप इसको कंफ्यूजन की तरफ ना लेके जाएं। फर्स्ट एड किट का जब नाम आता है तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, यार ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी मेडिको लीगल टाइप चीज है, क्या क्या चीजें हैं। आप बेसिक चीजें रख लें, घास पीस रखें और क्रेप बैंडेजेस रखें ताकि आप अपनी उस जख्म को रोक सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। ये बड़ी बेसिक चीज है। और वैसे भी फर्स्ट एडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पास से इंजेक्शन, अपने पास से मेडिसिन, अपने पास से टैबलेट देना शुरू कर दे, जो कि एक आम ट्रेंड है। हमने घरों में एक अलग से फार्मेसी खोली होती है, जब भी किसी शख्स को कोई मसला बनता है हम फौरन ये काम करते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर हम छोटे से शुरू करें तो हम सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर जो आग की फर्स्ट एड है, ठीक है, और एक आप अपना कंट्रोल ब्लीडिंग का सामान अपने घर में, सिंपल गाज पीस और अपनी क्रेप बैंडेजेस अपने घर में रख लें। ये आपके काम आएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके काम आएगी। हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई बच्चा गिर गया है, कोई बड़ा गिर गया है, तो जो आम तौर पे हमारा रिस्पांस होता है, हम फौरन उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप 2 कदम चल के दिखाओ। आप अज्यूम करें एक शख्स है, वो गिरा है, वो घर में फॉल फ्रॉम हाइट हम इसको बोलते हैं, वो बुजुर्ग है या कोई बच्चा है, वो स्लिप होके गिर गया है और खुदा ना करे उसकी टांग में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हम जिसको बोलते हैं, वहां पे कोई हल्का सा क्रैक आ गया है। अब वो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, उसको खड़ा होकर कहते हैं आप जरा चल के दिखाओ। जब वो चल के दिखाते हैं, अज्यूम दिस ये बोन है, और वो जब वो खड़ा होता है तो वो क्रैक जो है वो प्रॉपर फ्रैक्चर में बदल जाता है। ओहो। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी शख्स अगर फॉल फ्रॉम हाइट होता है, वो गिरता है, आप उसका अच्छा फारूक साहब, हम नॉर्मली देखते हैं कि उसके ऊपर फौरी तौर पे कोई कपड़ा बांध देता है, आपको पता भी नहीं होता, और वो आपकी हड्डी की प्लेसमेंट जो है वो भी इसमें खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने उसका फिजिकल एग्जाम करना है। फिजिकल एग्जाम से मुराद ये है कि आप अपने घर में, यू आर नॉट डॉक्टर, आप हल्का सा उसको चेक करें कि उसकी क्या जो पहले वाली पोजीशन थी। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं डॉट।
ठीक है। डॉट फॉर डिफॉर्मिटीज, डी का मतलब ये है कि वो जो चीज पहले थी उसकी कोई फॉर्मेशन चेंज तो नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई ओपन इंजरी तो नहीं होगी, वहां पे कोई कट शट तो नहीं लग गया। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, आप उसके ऊपर हाथ रखिए, आपको फीलिंग तो नहीं आ रही, अंदर कोई क्रीबिंग या कोई इस तरह की चीज नहीं है। अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं हैं तो फिर आप पुरसुकून हो जाएं। अच्छा, इस पे प्रॉपर बैंडेज का तरीकेकार क्या होता है? आपने हाथ की पोजीशन किस तरह से रखनी है, ये हम ब्रेक के बाद जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर ऐसे होता है घर में कोई बड़ा बूढ़ा खांसी कर रहा है, एकदम से सांस गायब हो गया, बच्चा रोना शुरू हुआ है तो सांस बहाल करवाना मुश्किल हो जाता है और बच्चों का रंग भी एकदम से नीला पड़ जाता है। पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करनी है। बड़ों के मुतालिक और छोटों के मुतालिक दोनों का अलग तरीका है। ठीक है। एक तो ये समझ लें कि अगर मेरे या आपके साथ कोई मसला बन जाए तो इसको हम कहते हैं ये एक यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग है। अगर आपके पास कोई शख्स यूं आके खड़ा हो तो एक ट्रेन फर्स्ट एडर को पता चल जाना चाहिए कि इसके गले में कोई चीज फंस गई है। तो जब आप उसके पास जाएं तो आप पहले उससे पूछें कि आर यू चोकिंग, क्या आपका गला बंद है? तो वो बोल नहीं सकेगा, तो वो सर हिलाएगा, तो आप उसे सपोर्ट करें, उसे कहें कि आप खांसने की कोशिश करें। अच्छा। अगर वो खांस नहीं सकता, आप उसके बैक साइड पे जाएंगे, अगर डेमो अवेलेबल हो तो वो मैं दे सकता हूँ। आप उसके बैक साइड पे जाएंगे, उसने यहाँ से क्लच किया होगा, सही, उसको आप थोड़ा सा पीछे करें, ठीक है, और उसके सर को थोड़ा सा आगे झुका लें। ये जगह जिसको हम ज़ीफी स्टर्नम बोलते हैं, जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म हो रही होती हैं, और नेवल, इसके दरमियान में एक जगह है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है। आपने वहां पे अपनी फिस्ट बनानी है, वहां पे हाथ रखना है, और इस तरीके को कहते हैं हैमलिश मनूवर। ठीक है। आपने ये जो डायाफ्राम है यहाँ पे अच्छे जर्क देने हैं। अच्छा। अगर ब्रेक में हमारे पास टाइम हुआ, हाँ, तो मैं मेल के ऊपर आपको ये करके दिखाऊंगा कि ये जर्क कैसे देने हैं। ये इतना खतरनाक है, आमतौर पे खाना खाते हुए अच्छू लग जाता है, ये इतना खतरनाक है, ये किसी की जान जा सकती है। तो हमने उसको अच्छे थ्रस्ट देने हैं, और आप थ्रस्ट देंगे तो उसकी जो फौरन बॉडी है, जो उसके गले में चीज। अच्छा, मैंने तो फारूक साहब ऐसा भी वाकया सुना कि मेडिसिन खाई और एकदम से आपने टेबलेट वो गले में जाके लगी और आपका सांस नहीं समझ आ रहा। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये जो जगह है, जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, इसको हैमलिश मनूवर कहते हैं। यहाँ पे एक कैविटी बनती है, उसको प्रेस किया जाता है तो उसके गले में जो चीज है वो बाहर निकल आती है। फर्ज करे वो नहीं निकलती और वो शख्स अनकॉन्शियस हो जाता है, अब ये उसकी जिंदगी मौत का मसला है। सही। अब हमने उसको सीपीआर परफॉर्म करना है, जिसको कहते हैं दिल की धड़कन को बहाल करना। सही। और अगर यही काम किसी बच्चे के साथ होता है तो ये भी हम ब्रेक में हम मैनिकल लेके आए, हम आपको दिखाएंगे। हमने उस बच्चे को पकड़ना है, सबसे पहले हमने ये एस्टेब्लिश करना है कि क्या वो बच्चे के गले में वाकई कोई चीज फंस गई है। उसकी मदर, उसकी बहन जो भी है उससे पूछेंगे, और उसके स्किन का कलर चेक करेंगे। अच्छा। क्या वो ब्लूइश है? अगर वो ब्लूइश हो गया है तो ये यकीन कर लें कि उसको वाकईतन उसकी सांस की नाली में कोई चीज फंस चुकी है। अच्छा। हम फौरन उस बच्चे को पकड़ेंगे, उसके यहाँ पे चिन पे हाथ रखेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है। और पोजीशन इतनी अच्छी बनाएंगे, ये बात आप ज़हन में रखें। छोटे बच्चे को जो पकड़ना है ना, ये बड़ी एक टेक्निक है, वरना वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। ऐसे ही है। तो उसके जो स्कैपुलास है, मैनिकल्स है, हम ब्रेक में दिखाएंगे कि दोनों कंधों के दरमियान हम 5 ब्लोज देंगे, 1 2 3 4 5, और अच्छे देंगे, मदर की मोहब्बत के साथ नहीं देंगे, हम उनको जोर से देंगे। दैट्स इट। 1 2 3 4 5, हम 5 बैक ब्लोज देंगे। फिर हम उसको सीधा करेंगे, और अगर उसकी कोई चीज नहीं निकली तो हम उसके चेस्ट के ऊपर भी 5 कंप्रेशन देंगे। 1 2 3 4 5, ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर वो बेबी अनकॉन्शियस होने की तरफ जा रहा है तो हम किसी को जरूर कह देंगे, किसी भी इमरजेंसी में जो हमारा पहला स्टेप है वो किसी भी इमरजेंसी को कॉल करना है। सही। सो यू आर लिविंग इन पंजाब, इन केपीके, एवरीवेयर, तो आप 1122 कॉल करें और आप अपनी फर्स्ट एड स्टार्ट करें। सही। एक और फारूक साहब चीज है, घर में मदर्स जो हैं इधर उधर काम कर रही हैं, बच्चे अक्सर पानी में गिर जाते हैं, तो उस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? बहुत डेंजरस है, ऐसी इमरजेंसीज होती हैं। पहली बात तो यह है कि जिस मदर का बच्चा क्रॉलिंग है उसे पता होना चाहिए कि वो बच्चा बता के नहीं आता, और ऐसी इमरजेंसीज मौजूद हैं। आपके घर में एक बच्चे के डूबने के लिए 6 इंच पानी काफी है। सही। मतलब अगर किसी टब के अंदर अगर 6 इंच पानी पड़ा है और उस बच्चे ने ऊपर से जंप निकाल दी है, आप कपड़े डालने ऊपर गई हुई हैं, और वो बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा और वो एक्सपायर हो सकता है, उसको फौरन निकालें। डेफिनेट उसका सांस नहीं आ रहा होगा, तो आपने उसको फौरन सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर का मतलब ये है कि हमने उसके दिल की धड़कन को बहाल करना है। आप जब उसको पकड़े, अगर तो वो सही पोजीशन में है फिर तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप उसकी ये जो चेस्ट है, इसको 1/3 प्रेस करेंगे। बच्चों की चेस्ट इंतहाई नाजुक होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आपकी कमजोर फिंगर है, अभी हम ब्रेक में बताएंगे, आपने 3 फिंगर उसके मिड ऑफ द चेस्ट रखनी है और एक उठा लेनी है। और प्रेशर कितना होना चाहिए?
इसका प्रेशर आप इतना देंगे कि उसकी जो चेस्ट है वो 1/3 नीचे जाए। ठीक है। और आपने ये जो कंप्रेशन है ये नियर अबाउट 120 टाइम 1 मिनट के अंदर करने हैं। सही। और पहला साइकिल जो होगा वो 30 कंप्रेशन का होगा। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं। और उस बच्चे की जो छाती होती है वो बड़ी नर्म होती है, आप 2 फिंगर रख के भी प्रेस कर सकते हैं। याद रखें कि आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और उनको दिल का मसला नहीं होता। अच्छा। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको सांस का मसला होता है। तो ये जरूरी है कि आप उस बच्चे का ये पहले चेक कर लें कि कहीं उसका सांस तो नहीं चला गया। अगर सांस चला गया तो हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करेंगे। सही। और बच्चों की आर्टिफिशियल ब्रीदिंग बहुत सिंपल है, आप उनके मुंह के ऊपर एक हल्का सा पफ डालेंगे। बड़े को जब सांस करेंगे तो आप अपने लंग्स को भर लेंगे। सही। लंग्स को भरने के बाद उसे प्रॉपर सांस देंगे। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो लंग्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप उनको बहुत ज्यादा सांस देंगे तो उसके लंग्स रप्चर हो सकते हैं। तो आप उसको सांस देंगे, सिर्फ सांस देंगे और बच्चे को मॉनिटर करते रहेंगे। सही। अब हम कुछ प्रैक्टिकल आपको अपने सेट पे करके भी दिखाएंगे। मैं तो दुआ गो हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा हादसा पेश ना आए, लेकिन इन केस ये छोटी छोटी चीजें हैं और घरों में होती रहती हैं। आपने किस तरह से, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीकेकार क्या है, वो भी हम सेट पे आपको करके भी दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। सो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और कुछ आप देख सकते हैं हमने सेट में चेंजेस किए हैं ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि किस तरह से आपने फर्स्ट रिएक्शन देना है खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ताहिरा को मैं दावत दूंगी कि इस तरफ आएँ और अगर घर में कभी कुछ ऐसा हो कि कुछ कट जाए, ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल किस तरह से करना है। जी ताहिरा, हमें करके दिखाइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से ब्लीडिंग की सूरत में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आप ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फारूक साहब, आप भी अगर साथ साथ मेंशन करते रहेंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला है 4C का। ठीक है। 4C का फॉर्मूला है कि हमने सबसे पहले जो पूरा वोंड है उसको कैसे देखना है, उसको चेक कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता चल जाए कि जख्म कहाँ पे है। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं ये कहीं से गिरे हैं और इनकी ब्लीडिंग भी हो रही है और इनका जो बाजू है ये डिसलोकेट हो गया है यहाँ से। ठीक है। ये हम 2 काम इकट्ठे करेंगे। एक हम कंट्रोल ब्लीडिंग करेंगे, जो पेशेंट कॉन्शियस होता है उसके साथ साथ हम कहते हैं कि आप हमारी मदद करें। ठीक है। तो वो पेशेंट जो कॉन्शियस है वो साथ साथ उसको आप प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक है। यहाँ पे जख्म है, इन्होंने जख्म को पहले क्लीन किया। ठीक है। क्लीन करने के बाद याद रखें कि आप सबसे पहले आपने उसको देखना है कि जख्म है कहाँ पे। ठीक है। किस जगह पे जख्म है, उसको कट करके आपने एक्सपोज करना है। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी को चोट लगती है उसके ऊपर बड़ी सी कोई चीज बांध दी जाती है, वो पता ही नहीं होता कि ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है। सबसे पहले आपने देखना ये है कि उसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर लगाना है कि ताकि वो जख्म फॉर द टाइम बीइंग उसके ऊपर ब्लीडिंग रुक जाए। सही। याद रखें कि अगर किसी भी शख्स का 1/3 ब्लड जो है वो 1/4 ब्लड भी इवन जाया हो जाता है तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। सही, और सही। ये जो हमारी ये आर्टरीज हैं, ये ब्रेकिल, यहाँ पे बहुत जल्दी, आमतौर पे आपने देखा है, हम ये बताना नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग इस तरह से अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर घास पीस रखा। अच्छा फारूक साहब, कुछ लोग ये बैंडेज बहुत जोर से बांध देते हैं। यस, ये जानना बहुत में कि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो या ये रुक जाए। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने पेशेंट को साथ साथ पूछना है। अभी ताहिरा ने उनसे बात की है कि आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा, और आपने दूसरे हाथ का इस हाथ के साथ कंपैरिजन करते रहना है। ठीक है। कि उसका कहीं कलर चेंज तो नहीं हो रहा। तो ये इंतहाई सादा फार्मूला है। उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर घास पीस रखा है और बहुत अच्छे तरीके से उसको बैंडेजेस कर दिए हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका बाजू जो है ये फ्रैक्चर भी हुआ है और अभी डॉक्टर नहीं पहुंचा। अभी आप घर में हैं, जो मदर है, जो बहन है, उन्होंने इसका खून रोक दिया। ये बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है। अगर वो डरती रहती, रोती रहती और इनके साथ ब्लीडिंग होती रहती तो नुकसान क्या होना था, उनकी ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा जो डिजास्टर क्रिएट कर सकती थी। हमने उनका खून रोक दिया है। खून इस वक्त रुक चुका है। ताहिरा ने उनको चेक किया और उन्होंने कहा कि अपने हाथ को पकड़े, हम परेशान ना हो। पेशेंट को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। ये एक सादा, एक मुझे स्प्रिंट पकड़ाइएगा। ये एक सादा सी फटी है, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है। आप अपने घर में कोई बच्चों का फुटा हो सकता है, कोई रेजर हो सकता है, कोई और बड़ी फटी हो सकती है, आप उसको पकड़ें। ये नहीं करना क्यों है, वो तो ये है कि ये लड़ता रहेगा और आमतौर पे हड्डी टूटने की सूरत में आप कंटिन्यू करते हैं। हड्डी टूटने की सूरत में उसके शार्प एज बन जाते हैं। जब शार्प एज बन जाते हैं तो वो अंदर से और जख्मी करते हैं। सही। तो हमने क्या करना है, उनके बाजू को पहले बांध लिया और उसको प्रॉपर सपोर्ट देनी है। ठीक है। सपोर्ट देने का फायदा ये होगा,
जो इसका फार्मूला है वो ये है कि जहां पे फ्रैक्चर होता है उसको जो फर्स्ट मूवमेंट जॉइंट है, लाइक उस तक हमने इसको इमोबिलाइज कर देना है। ठीक हो गया। इसके लिए जो हम स्पेशल टर्म यानी साकन कर देना। ठीक है। अब ताहिरा क्या कर रही है, ताहिरा उनकी इस हाथ को इमोबिलाइज कर रही है। अच्छा, ये पोजीशन भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाथ आपका बैलेंस रहे, उल्टा सीधा टेढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल। फर्स्ट एड का जो बुनियादी मकसद है वो पेशेंट को कंफर्ट देना है। ठीक है। हम पल्स भी चेक करेंगे, हम साथ साथ आप बोलती रहे, आप बोलना चाहेंगे। ठीक है। हम पल्स भी चेक करेंगे ये देखने के लिए कि कहीं उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई आर्टरी वगैरह तो नहीं कट गई। सही। तो हमने पल्स चेक किया और पल्स की जगह छोड़ दी, क्योंकि ये हम बाद में भी चेक करेंगे। पेशेंट की मूवमेंट चेक करेंगे, आप कहेंगे आप फिंगर्स मूव करें प्लीज, इनकी मूवमेंट भी ठीक है। ठीक है। हम इनकी सेंसेशन चेक करेंगे कि इनको चीजें फील हो रही हैं। ये बेसिक चीजें हैं कि ये ना हो कि आप परेशानी में अगर पट्टी कर रहे हैं और पोजीशन देख रहे हैं तो आप ये चीजें भूल गए। जिस तरह के जो ताहिरा मेंशन कर रही है, ये चीजें भी आपने साथ साथ देखनी है। तो साथ साथ हम बैंडेज करते जाएंगे। ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपने पहले ही बात की है कि बहुत ज्यादा टाइट होगी तो फिर उनकी सर्कुलेशन रुक जाएगी। ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर्ली। अच्छा फारूक साहब, ये बैंडेज के बाद हाथ की पोजीशन आपने किस तरह से रखनी है? अभी दायरा इसको बाकायदा बेंड करेंगी और इनके गले में एक चीज डालेंगी। ठीक है। फर्स्ट एड का बुनियादी उसूल हमने याद रखना है कि हमने इसको कंफर्ट देना है, पेशेंट को कंफर्ट देना है और पेशेंट से बार बार बात करते रहना है। अगर ये दिल छोड़ देगा ना तो ये छोटी सी बात में कहेगा वो चीखना शुरू कर देगा। तो आपने को ना ये कोई मसला नहीं है, रिलैक्स है, मसले को आपने अपने पास रखना है। सही। अब ताहिरा ने सबसे पहले कंट्रोल ब्लीडिंग किया है, कंट्रोल ब्लीडिंग के बाद उसको स्प्लिन लगा दिया है। अब वो इस हाथ को ऐसी पोजीशन में रखेंगे, अभी वो चेक करेंगे। मैं पल्स चेक करूंगी कि ये ठीक है, मतलब इनकी ज्यादा टाइट बैंडेज तो नहीं हो गई, पल्स इनकी ठीक है। मैं पेशेंट से भी पूछूंगी आपको ज्यादा टाइट तो नहीं फील हो रहा? नहीं हो रहा। अब ये स्लिंग है। अब इसी को जब हमने ये सारा काम कर दिया, हमारे पास तो थोड़ी सी प्रोफेशनल तैयार चीजें हैं। ठीक है। आप अपने घर में ये कोई मसला नहीं है, आप दुपट्टा लें, आप कोई स्कार्फ लें और उसको आप यहाँ पे अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर का एक बेसिक असूल है कि आपने उसका जो करीबी जॉइंट है वहां तक उसको इमोबिलाइज करना है। ठीक हो गया। ये किसी भी सूरत में हमने भूलना नहीं है। फर्ज करें अगर हमारी फिंगर पे फ्रैक्चर हो गया तो इसका सादा फार्मूला ये है, इसको दूसरी फिंगर के साथ बांध दें। बिल्कुल, उसकी पोजीशन जो है वो आपको समझ उसकी सीधी करके आप उसको दूसरी के साथ बांध दें। घर में कोई स्प्लिंट मौजूद नहीं है, आपकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है, किसी की टांग में फ्रैक्चर हो गया, हम क्या करेंगे, हम उसको दूसरी टांग के साथ बांध देंगे। सही। तो ये बेसिक फार्मूला है कि हमने उसको साथ वाले जॉइंट के साथ हमने उसको इमोबिलाइज कर देना है। ये जो काम इस वक्त एक फर्स्ट एडर ने किया है, ये वो काम है कि जब ये डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर इसको देख के बहुत हैप्पी होगा। इस वक्त ताहिरा ने 3 बुनियादी काम किए हैं। सही। पहला काम ये किया कि उसकी ब्लीडिंग रोक दी है। सही। अगर वो ब्लीडिंग नहीं रोकती तो ये थोड़ी देर में शॉक में चला जाता है। सही। और इनके चेहरे का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग रोक दी गई है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन खत्म हो गई। याद रखें फ्रैक्चर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है अनटिल के वो अगर आपकी स्पाइन एरिया इफेक्ट नहीं होता। सही। अब उनको क्या किया है, कंट्रोल ब्लीडिंग कर दी है और स्प्लिन लगा दिया है, उनको बिल्कुल इजी कर दिया है। अब ये बेशक अच्छा, इससे जो बहुत शदीद दर्द वाली कैफियत होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है इस बैंडेज के बाद? दर्द वाली कैफियत खत्म नहीं होती लेकिन दर्द बढ़ती नहीं है। बढ़ती नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी ने किसी से पूछा कि आपको दर्द कितनी है, तो उसने कहा आपकी कभी हड्डी टूटी है? उसने कहा नहीं। उसने कहा आपको क्या पता हड्डी टूटने से दर्द क्या होता है? तो दर्द खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, ये बहुत जबरदस्त तरीका है और ये अगर चीजें आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स का हिस्सा भी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, बच्चों का सांस हमने किस तरह से बहाल करना है? ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाने वाले हैं क्योंकि ये घर में अक्सर वाकयात हो जाते हैं। बच्चे को आप दवाई पिला रहे हैं, बच्चा रोना शुरू हुआ है तो बच्चे का सांस बहाल करना हो जाता है। जी आप पकड़ती? मैं पकड़। देखिए ये एक बेबी है और ताहिरा के पास है। मैं आया हूँ, बाहर से आया हूँ, तो मैंने आते ही इनसे बात की है। मुझे खड़ा होना चाहिए लेकिन मेरे पास कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ है, ये कहेंगे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। मैं फौरन इसको पकड़ूंगा और ये मुझे पहले बता चुकी हैं कि ये जो बेबी है ये अनकॉन्शियस हो गया है, मैंने इसको देखा है, इसका कलर पीला हो चुका है, इसके हालात ठीक नहीं है। वो फर्स्ट टाइम ही ये पहले से इन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। वरना इसका एक और फॉर्मूला है कि अगर बेबी आपके सामने अनकॉन्शियस हो रहा है तो आप उसको चेक करेंगे, उसका वर्बल उसको पूछेंगे हेलो हेलो हाय बेबी, थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि उसको चुटकी काटेंगे। फॉर्मूला ये है कि आपने बेबी के ये हाथ रखना है, ये आप जरा देख लीजिएगा, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। साहब अगर आप इसको क्लोज करके दिखा सकें तो ये आपके बेबी की पोजीशन है। याद रखें कि आपने दोनों टांगे इस तरफ कर देनी है और उस बेबी को जिसके गले में कोई चीज फंसी हुई है और उसका सांस ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे एकदम से गले में कुछ निगल भी लेते हैं, हमेशा निगलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये टॉयज 2 साल से कम बच्चे के लिए नहीं है, तो वही बच्चे निकलते हैं, इसलिए वो टॉयज उनको देते हैं। हमने इनको बैक किया, ये जगह है, इसको आप देखिएगा, अगर आप दिखा सकें, ये स्कैपुला है,
ये स्कैपुला, इनके दोनों बैक में हमने 5 थ्रस्ट लगाने हैं। मैं बिल्कुल लगाने वाला हूं कि हमने कैसे करना है, 1 2, और याद रखिए इस तरह हम बेबी को नहीं कर सकते, ठीक है, आपको प्रॉपर सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, बेबी आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप चेयर पे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, यहां बैठ गया, मैंने उसको कवर कर लिया। इस बात का ध्यान रखें अगर बेबी आपके हाथ से स्लिप हो गया तो उसको कोई इंजरी और हो सकती है। बिल्कुल, मैंने इसे पकड़ लिया, थोड़ा सा आगे झुकाया और 5 बैक ग्लोव देंगे, 1 2 3 4 5, अच्छे बैक ग्लोव देने हैं। उसके बाद मैंने दूसरे हाथ पे करना है, मैंने बेबी को चेक करना है, अगर कोई विजिबल चीज है तो अगर वो निकल सकती है बहुत आसानी से तो ठीक है, वरना मैंने ब्लाइंड फिंगर स्वैप बिल्कुल भी नहीं करना। सही, जब भी बेबी को रिपोजिशन करना है हमने उसके हेड को अच्छे तरीके से स्टेबल करना है, वरना उसको ये जो जगह है उसका बोनी एरिया ये बड़ा नाजुक है तो उसको खतरा हो सकता है। इसके बाद मैंने मिड ऑफ द चेस्ट, मिड ऑफ द चेस्ट आम लोगों को बताने के लिए बड़ा सादा फार्मूला है कि आप निपल लाइन ड्रॉ कर लें, जो निपल्स हैं बच्चे के वो ड्रा करें, 3 फिंगर रखें, 3 फिंगर रखने के बाद आप अपनी एक ही फिंगर उठा लें, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 बैक ग्लोव्स हमने दिए हैं और चेस्ट को भी हमने बैक ग्लो उसको कंप्रेशन दी है। अगर आप घर में बैठे हैं और आपसे ऐसा करना मुश्किल है तो आप इस बच्चे को अच्छी सी कोई सपोर्ट दे के किसी जगह पे रख के आप ऐसे भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, 2 फिंगर्स के साथ। आमतौर पे जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो उनसे ये 3 दफा करना मुश्किल है। बैक ग्लोव्स ये 3 दे दिए, फिर बेबी को ऐसे रखा, फिर मूव किया, फिर हम बैक ग्लोव्स देंगे, 1 2 3 4 5। सही, ये अमल हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमने शुरू में 1122 को कॉल कर लिया, जब तक 1122 नहीं पहुंच जाती। और अगर बेबी का सांस बहाल नहीं होता, सही, और हम ये देखते हैं कि ये बेबी की पोजीशन ठीक होने की बजाय ये तो खराब होती जा रही है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम सीपीआर के लिए रेडी हो जाए। सीपीआर अच्छा फारूक साहब, आई एम सॉरी, लोग इसके दौरान क्या करते हैं, बच्चे को पानी भी पिला देते हैं। पानी पिलाना, गले में आबे ज़मज़म से मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन किसी भी आदमी को जो अनकॉन्शियस है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, बेहोशी के दौरान पानी पिलाना, उसके मुंह में अंडा डालना, उसके मुंह में घी डालना, उसके मुंह में दूध डालना, ये ऐसा ही है कि आपने उसको अटेम्प्ट टू किल किया है। अच्छा, उसके गले में चीज जा सकती है तो वो उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। जो कम पहले वो अनकॉन्शियस उसकी कंटिन्यू हो गई है और उसके चेहरे का रंग नीला होना शुरू हो गया है, उसके जो होंठ है वो भी नीले होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसका सांस बहाल होने की तरफ आ ही नहीं रहा। अब ये खतरनाक सिचुएशन है। अब हमने जो बैक ग्लोव्स है वो बार बार नहीं करने, बल्कि अब हमने सीपीआर की तरफ आ जाना है। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि हमने उसकी दिल की धड़कन जो रुक गई है गले में कोई चीज फंसने की वजह से, हमने उसकी दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश करनी है। तो जी नाज़रीन, ये वो स्टेप है जो आपने उठाना है। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। आई मस्ट से कि मेरे ख्याल से पहले आपने कहीं पर ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। अब ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं कि जब कभी भी ऐसे वाक़यात हो तो आपको प्रॉपर तरीक़ेकार पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो सिचुएशन अक्सर इतनी बिगाड़ देता है कि वो आपके लिए परेशानी का बायस बन जाती है। सबसे पहले आपने ये करना है, किसी हादसे की सूरत में रेस्क्यू को कॉल करनी है, और उसके बाद ये जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं ये आप स्टेप्स देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। थैंक यू सो मच फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ताहिरा साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसम को हुआ कुछ नहीं था, ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए किया था। तो मैसम अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे, इस तरह के हादसात से हमारे देखने वालों को भी महफूज रखे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ें आपके लिए प्लान करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आपको महफूज रख सकें। ब्रेक के बाद आते हैं जी। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले कुछ बात हो रही थी एहतियात की, हादसात की, कि आप किस तरह से किसी भी हादसे की सूरत में अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम क्या बात करने वाले हैं जी, खूबसूरती की। नेचुरल खूबसूरती जो है बिलाशुबा उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और जब आप कुदरती हुस्न की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी जहन में चीज़ आती है वो है जी आपको इर्द गिर्द फूल पौधे दरख्त। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए ये खूबसूरती जो है वो महसूर कुन नहीं होती, जिसके लिए दिलकशी का बायस ये नहीं बनती है। आप घरों को आपने खूबसूरत बनाना है और आप आर्टिफिशियल फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कुदरती फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से कमाल ही हो जाता है। अब फूलों से डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट चीज़ें बनाना भी बहुत ज़बरदस्त एक आर्ट है जो कि हर कोई नहीं कर सकता।
वो लोग जिनको घरों की सजावट का शौक रहता है वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते रहते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट से जो कि फ्लोरल आर्टिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनाती रहती हैं। तो कुछ हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर करें। अगर आप अपने घर में बागीचा है वहाँ से फूलों का इस्तेमाल करके, पौधों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा सा बनाना चाह रही हैं तो आप भी बना सकती हैं, अपने घर में रख सकती हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं शाइस्ता खावर जो कि एसके के नाम से पहचानी जाती हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा फूलों से ये खेलना जो है ये बड़ा खूबसूरत आर्ट है, कैसे कर लेती हैं? बस जी ये भी एक कह लें कि क्रिएटिविटी जो है वो भी एक चार्म है, एक मज़ा है। और जब आप इसमें कोई काम वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं और आप डिफरेंट मटेरियल के साथ प्ले अप करते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, कलर्स इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो अट्रैक्शन पैदा करना होता है। आपका कलर्स है, आपके टेक्सचर्स हैं, आपका मटेरियल ऑफ कोर्स, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फूल और पत्ते ही हों। तो अब आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी जो बिल्कुल थोड़ा ज़रा हट के भी हैं चीज़ें। अच्छा जी, मैं मेराज साहब को और वसीम को कहूँगी कि ये बहुत ज़बरदस्त जो शाइस्ता का काम है ये स्क्रीन पर दिखाई भी। शाइस्ता, इसको आप कुछ एक्सप्लेन भी करें कि ये आपने कैसे बनाया है। इसको घर में हम डेकोरेशन के लिए बाहर से तो चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन आप घर में भी ये सब चीज़ें बना सकती हैं। तो शाइस्ता इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, इसमें क्या आप अपने पास भी कर सकती हैं, नो इशू। जी, इसको ऊपर रख दो। नहीं, आप अपने हाथ में पकड़ के इसको बता सकते हैं ना। अच्छा, इसमें इस तरह से है, मैंने जो यूज़ किया ये अगर आप देखें तो इसके अंदर ट्विग्स हैं। ठीक है। जो आम लकड़ियाँ आपकी गार्डन के अंदर आपको मिलती हैं उनको मैंने प्रोसेस किया है। जी, इनको मैंने प्रोसेस किया है, उसको मैंने पेंट किया है। ठीक है। और ये फॉर्मिंग शीट मैंने यूज़ की हुई है, ये आम आपको बुक शॉप्स वगैरह से मिल जाती है। सही। तो उसके बाद मैंने ये कुछ बर्ड ऑफ पैराडाइज इसमें ऐड इन किए हैं। और आप ये देखें इसमें वाटर कंटेनर भी है, पीछे ट्यूब लगी हुई है जिससे उसको पानी भी मिल रहा है प्रॉपर। और इसकी आप मूवमेंट देखें, एक थ्रिल और एक एंथुजियाज्म इसमें आ रहा है। और अब अगर ये किसी भी आपके रूम में कहीं कॉर्नर पे पड़ा होगा, एक अलग सी फ्रेशनेस आपको जो है वो अफेक्ट देगा। अच्छा, हम अक्सर समझते हैं कि आप ये खूबसूरती सिर्फ नेचुरल चीज़ों से कर सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल फ्लावर्स हैं तो ही आप चीज़ों को खूबसूरत दिखा सकते हैं। क्या इसमें देखें, मैंने तो यहाँ तक कई दफ़ा ऑन एयर भी गाइडलाइन दी है कि अगर आपके पास फूल पत्ते नहीं भी हैं, आप सब्जियों से अरेंजमेंट बना लें, आप पेपर से बना लें, आप वायर से बना लें। आपके पास कोई खूबसूरत डिनर सेट है, उसकी कोई प्लेट्स और उनके साथ कुछ कॉम्बिनेशन करके एक आध कोई आपने चीज़ और ऐड इन कर ली। अब ये देखें, इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 फूल लगाए हैं और इसके अंदर बाकी सारे स्टफ जो है। अच्छा, मुझे आइडिया चाहिए आपसे कि अगर आप अपने लाउंज में, अपने ड्राइंग रूम में कुछ फूलों से आप प्ले करना चाह रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? गुलदान तो हर किसी ने बना के रखा होता है, कुछ डिफरेंट, जैसा कि ये हमारे सामने ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपका ये कंटेनर भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है। जबरदस्त। और मैं डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स भी बनाती हूँ। उससे ये फायदा होता है कि लाइक अगर किसी को कोई आर्ट नहीं भी आता, दे डोंट हैव क्रिएटिविटी, उनको फ्लावर अरेंजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप देखें, सिर्फ जरा सा आपने फूल पत्ता लगाया, आपका फुल फ्लेज कंटेनर ही एक इम्पैक्ट दे रहा है। सो इस तरह की भी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। प्लस इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हमारे लोग जो है ना, आपने शेप्स डिफरेंट बनाने की फ्लावर के साथ, ये मैंने सिंपल जो वो होती हैं स्टेम्स होती हैं, उन स्टेम्स के साथ मैंने ये मैश सा बनाया और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये प्लामोसा जो है उसकी एक स्टेम ऐड। अच्छा, अब इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप नेचुरल का इस्तेमाल करें जो ओरिजिनल हैं, आप इसको आर्टिफिशियल की तरफ भी लेके जा सकते हैं, वो फिर आप देर पा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ भी आप उस तरह से प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। अब आप ये देखें, ये जो 3 मैंने इसके अंदर बर्ड ऑफ पैराडाइज ऐड किए हैं, इसकी बजाय अगर ये आर्टिफिशियल बर्ड ऑफ पैराडाइज होते तो ये आपका लॉन्ग लास्टिंग था। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से वहाँ पर एक फ्लावर, सिर्फ एक फ्लावर के साथ ये एक छोटा सा अरेंजमेंट है। इधर आप कोई आर्टिफिशियल लगा लें। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, मेरे ख्याल से लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें तो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ सिंपल चीज़ों से बड़ा कुछ बना सकते हैं। सही। अच्छा, डोर के साइड पे भी लोगों ने मुख्तलिफ बेल्स सी बनाकर घर में, वो बड़ा खुशनुमा सा एहसास होता है। उसके कुछ आइडियाज़ में चाहूँगी, क्या क्या चीज़ें आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी ये आपके सामने ये ट्विग को सिंपल प्रोसेस किया और इसको मैंने पेंट किया। इसी तरह से आपको चाहिए कि आप सबसे पहले देखें आपके घर में क्या अवेलेबल है।
आप किचन में जाएं, आप अपने गार्डन में जाएं, आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं आप उन चीज़ों को इकट्ठा करें और उसके साथ कुछ ना कुछ आप ऐड इन कर लें, बना सकते हैं। सही। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, आपकी कोई घर में ऐसी कॉर्नर अगर आप बनाना चाह रहे हैं लाउंज के अंदर जहाँ पर सिर्फ आपने फूलों से ही प्ले करना है और उसको टाइम टू टाइम आपने चेंज करते रहना है, आइडिया क्या है और किस तरह से अगर आप असल जो फूल हैं उनके साथ अगर आप प्ले कर रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करने का तरीकेकार क्या है? देखिए, आपने पहले तो देखना है कि आपके पास घर में कौन से वाजेस हैं, आपके पास क्या चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो जो आपका सिंपल जो ग्लास बॉल होता है उसके ऊपर आप कुछ बना सकते हैं, ग्लासेस में कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। उसमें आप पेंट वगैरह नहीं भी करें, आप उसको सिर्फ मटेरियल के साथ यू कैन कवर इट। आप उसमें मैकेनिक्स अपने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग करेंगे जिसमें आप उसको जरा खूबसूरत बना सकें। कलरफुल रिबन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हर चीज़। इवन आप देखिए, मैंने आपको बताया चार्ट पेपर्स ले लें, वैसे अब ये फॉर्मिंग शीट मैंने यूज़ की हुई है, अब कोई भी चीज़ ले लें। अब असल चीज़ मटेरियल नहीं है, असल चीज़ आपकी सोच है। सोच है, बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए मटेरियल्स के साथ, तो बहुत कुछ निकल आता है और आपके घर के अराउंड ही इतना कुछ आपको मिल जाएगा कि यू डोंट नीड टू। और असल में ये होता है कि हमारे पास जो हम फालतू चीज़ें समझ के साइड पे रख देते हैं, हम उनका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि शाइस्ता ने बनाई है। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि आपने टाइम निकालना है, कुछ सोचना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अनाउंस करने वाले हैं उन खुश नसीबों के नाम जिन्होंने ज़बरदस्त गिफ्ट हील्स की जानिब से अपने नाम किया है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया और हमने आपको ये कहा था कि वो 4 लोग जो कि सबसे पहले जवाब देंगे वो जो हैं वो मुस्तहिक करार पाएंगे आज के ज़बरदस्त गिफ्ट के। तो हील्स की जानिब से 4 लोगों के लिए जो है वो गिफ्ट है और उनके नाम में आपको बताती चलूँ जी। अली जैदी गिफ्ट हासिल कर सकेंगे, इसके साथ साथ जी फारूक असलम खान, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मेसम भी गिफ्ट हासिल करने वालों में शामिल हैं। तो वो लोग जो ये गिफ्ट हासिल कर सके हैं, अगले दिन कल भी हम एक क्वेश्चन करेंगे और जो लोग रह गए हैं वो भी गिफ्ट अपने नाम कर सकते हैं। हील्स की तरफ से ये ज़बरदस्त गिफ्ट जो है ये उन खुश नसीबों के नाम हैं जो कि आज कामयाब ठहरे हैं और जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। तो कुछ हील्स के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि हम ज़बरदस्त दिखें, अच्छे कपड़े पहने। तो अगर आप अच्छे जूते पहनना चाहते हैं तो हील्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग है। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की, क्योंकि लाहौरी खाबों के शौकीन होते हैं और मज़ेदार खाना बनाना चाहते हैं। तो अगर आप शान के मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़बरदस्त खाना आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग शान के डब्बे वाले मसालों का इस्तेमाल करते हैं, खुले मसाले भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना खाना बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। तो मुझे कहा जा रहा है क्लोजिंग का। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।